ये शॉक बार गाइड की स्थिति, ये बेंड भी हो गया है और अपनी लोकेशन छोड़ चुका है। ये नीचे की तरफ में हैंग हो रहा है। इसी शॉक बार में सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं 6 के 6। इस वाले को देखो, इसका डायगोनल स्टेट टायर डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। ये है एक्चुअल कंडीशन हॉपर नंबर 2 की, 1B2 का हॉपर नंबर 2। ये सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हॉपर के अंदर गिर चुकी हैं। इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे काट कर निकाल दिया गया है। अब इसका जो बाकी का हिस्सा है वो ऐसे निकलेगा ही नहीं। उसके लिए सबसे पहले इस बॉटम एमिटिंग फ्रेम जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। और ये जो आप कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड देख रहे हो, ये फर्स्ट वाले हॉपर में गिरी हुई है। मैंने आपको बताया था 2-3 लाइनें जो हैं वो गिर गई हैं। देखो किस तरह से बेंड हुई है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, और ये शॉक बार के साथ साथ नीचे गिर गई हैं। ये सारी एमिटिंग इलेक्ट्रोड की कंडीशन देखो, ये देखो। अब अगर इसको ना निकाला जाए तो बाद में ये कितना दिक्कत करेंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। किस तरह से ESP डिसमेंटलिंग वर्क होता है वो आप मेरी पिछली 4-5 वीडियो में देख चुके हो, जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे 1B1 एंड 1B2 की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। किस तरह से पर्टिकुलर इस फील्ड में डिसमेंटलिंग वर्क हुआ है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। सो वीडियो में बने रहो। आज की ये वीडियो भी ऑलवेज़ की तरह इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलो बिना किसी देरी के आज के ये वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं इस तरफ से अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो सबसे पहले देखो, ये शॉक बार गाइड की स्थिति, ये बेंड भी हो गया है और अपनी लोकेशन छोड़ चुका है। ये नीचे की तरफ में हैंग हो रहा है और ये शॉक बार एंगल ठीक इसी में फंसा होता है। गाइड का मतलब क्या है कि वो शॉक बार को गाइड करके रखता है ताकि वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, ज़्यादा मूव ना हो इधर से उधर। और इसी शॉक बार में सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं 6 के 6। तो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रिमूव हो चुका है पर्टिकुलर इस हॉपर से। जो नीचे में गिरा हुआ है वही सिर्फ बाकी होगा। आगे की साइड में 2-3 लाइनें हैं इस हॉपर में, जिसका इलेक्ट्रोड नीचे गिर गया है। वो बाद में निकलेगा, जब ये शॉक बार एंगल और शॉक बार गाइड निकल जाएगा तब उसके बाद वो सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को निकाला जाएगा हॉपर के अंदर से। जब सारी चीज़ें निकल जाएंगी, शॉक बार गाइड, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, तब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा फ्रेम है इसकी कंडीशन क्या है। ज़्यादा बेंड अगर नहीं होगा, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, तब फिर हम इसे छोड़ देंगे। अगर ये बेंड होगा, ख़राब हो गया होगा, सारे फ्रेम के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा आ गया होगा, जो डिस्टेंस होना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं होगा, तब हम इस वाले बॉटम फ्रेम को भी रिमूव कर देंगे, वो फर्स्ट वाले हॉपर की तरह। इन सब के अलावा साइड में जो चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे उस वाले फील्ड में लगी हुई थी, चाहे वो मंकी लैडर हो, वर्टिकल बॉक्स हो, डायगोनल स्टेट टायरड हो, ऊपर का ERM सिस्टम हो इस साइड में, या फिर नीचे का CRM सिस्टम हो, वो सब इस वाले फील्ड में भी सही है। इसमें का एमिटिंग इलेक्ट्रोड हम लोगों ने रिमूव किया है, वो करना ही पड़ता है। अगर ना किया जाए तो डिसमेंटलिंग वर्क सही तरीके से होगा ही नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल उलझ जाएंगी। वो एक मकड़ी के जाली की तरह ही होता है। कभी आप देखना, जब आप पावर प्लांट में आओ ESP फील्ड इंटरनल के अंदर, तब देखना कितना मुश्किल काम होता है स्प्रिंग को निकालना, वो भी 3 लेयर से, बॉटम, मिडिल और टॉप। और अगर नंबर ऑफ़ स्प्रिंग की बात करूँ, नंबर ऑफ़ एमिटिंग इलेक्ट्रोड की बात करूँ, तो ये दोनों फील्ड में टोटल 7,776 स्प्रिंग लगी हुई थी, जिसे रिमूव किया जा चुका है। थोड़ी बहुत और बची होंगी उस साइड में, उसे रिमूव किया जाएगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 7,776 स्प्रिंग को निकालना, वो भी सही तरीके से, जैसे तैसे मोड़ के फोल्ड करके नहीं, बिल्कुल जैसे सीधी लगी होती है सीधी निकालना ही पड़ता है। अगर आप उस स्प्रिंग को सीधा नहीं निकालोगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी उसे स्क्रैप यार्ड तक ले जाने में। चलो अब मैं आपको हॉपर नंबर 2 की तरफ लेकर चलता हूँ, 1B2 का हॉपर नंबर 2, जिधर में इस वक्त कटिंग वर्क अंडर प्रोग्रेस में है। इस वाले को देखो, इसका डायगोनल स्टेट टायर डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। ये देखो, ये है एक्चुअल कंडीशन हॉपर नंबर 2 की, 1B2 का हॉपर नंबर 2। ये सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हॉपर के अंदर गिर चुकी हैं। इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे काट कर निकाल दिया गया है। अब इसका जो बाकी का हिस्सा है वो ऐसे निकलेगा ही नहीं। उसके लिए सबसे पहले इस बॉटम एमिटिंग फ्रेम जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी ये सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड निकलेंगी। और ये सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड शॉक बार के साथ साथ नीचे गिरी हैं। जो 6 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगी होती है एक शॉक बार में, तो वो सारे के सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड शॉक बार के साथ नीचे गिर गए हैं।
तो अब एक एक कर कट करके रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए ये सारा बॉटम एमिटिंग फ्रेम जो है उसे रिमूव करना पड़ेगा हमें पार्टिकुलर इस वाले हॉपर से। ये हॉपर यहाँ पे आके ख़त्म होता है, यहाँ से फर्स्ट हॉपर स्टार्ट हो जाता है 1B2 का। तो ये फर्स्ट हॉपर, ये सेकंड हॉपर। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा फ्रेम 100% हमें निकालना ही पड़ेगा। कंडीशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डैमेज हो गया है ये पूरा का पूरा बॉटम एमिटिंग फ्रेम। और ये जो आप कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड देख रहे हो, ये फर्स्ट वाले हॉपर में गिरी हुई है। मैंने आपको बताया था 2-3 लाइनें जो हैं वो गिर गई हैं। देखो किस तरह से बेंड हुई है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, और ये सॉक बार के साथ साथ नीचे गिर गई हैं। इधर में भी गिरी हैं, वो सामने की तरफ में भी गिरी हुई हैं। तो इन सब को भी निकालना होगा। उसके लिए 2 रास्ता है, या तो इन गैप के बीच में से निकाला जाए, अदरवाइज़ ये फ्रेम को रिमूव किया जाए। इन फ्रेम के बीच में गैप देखो ज़्यादा हो गया है, मतलब कि ये वाली लाइन जो है वो बेंड हो गई है। तो अगर ये कामयाब हो गई बाद में तो फिर छोड़ेंगे, कामयाब अगर होने लायक नहीं होगी तब इस वाले बॉटम फ्रेम को भी हम रिमूव कर देंगे पूरा का पूरा वहाँ तक, उस हॉपर तक। इधर वाले की कंडीशन आप देख रहे हो, इसमें कि ऑलमोस्ट सारी प्लेटें नीचे गिर गई हैं। जितना भी आप देख रहे हो ये सारी हॉपर में गिरी हुई हैं। अब इसे निकालने के लिए चैन पुली ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये एक एक कर निकलेंगी। और उससे पहले ये फ्रेम को रिमूव करना होगा, और उसके बाद ये वर्टिकल पाइप जो लगे हुए हैं इसे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक हॉपर नंबर 1 की तरह, 1B1 का हॉपर नंबर 1। इस तरफ में कुछ प्लेटें बची हुई हैं, 3 या 4 लाइन। ये 1 लाइन, उसके बाद 2 लाइन, 3 लाइन, सॉरी इसमें 2 लाइन है, 2 4 5 6 एक साथ। अभी यहाँ से 7 लाइन निकालना और बाकी है। इसके अलावा 1-2 प्लेटें उधर भी हैं जो इस वक्त रिमूव हो रही हैं, कट हो रही हैं। तो टोटल मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रोड की, तो 44 या 45 कंप्लीट सॉलिड टॉप टू बॉटम निकालना बाकी है। ये नीचे से लेके पूरा ऊपर तक, देखो ऊपर की कंडीशन, और ये सारी एमिटिंग इलेक्ट्रोड की कंडीशन देखो, ये देखो। अब अगर इसको ना निकाला जाए तो बाद में ये कितना दिक्कत करेंगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये जब एक दूसरे में उलझती है ना तो बिल्कुल मकड़ा के जाला के जैसे हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसे ही निकाला जाता है। बीच बीच में ये सारी होती हैं 2 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बीच में। तो जैसे इसे रिमूव करेंगे, उसके बाद इसे रिमूव करेंगे, फिर इस वाले को रिमूव करेंगे, ऐसे चलता है। तो ये 44-45 इलेक्ट्रोड को निकालने के बाद नीचे वाले की बारी आएगी, जो सब नीचे गिर गया है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। इधर का देखो बॉटम एमिटिंग फ्रेम का कंडीशन बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, और इधर का तो जो सॉक बार गाइड होता है वो नीचे ही गिर गया है, रैपिंग साइड का। मे भी उधर का भी गिर गया हो। तो जो भी मटेरियल नीचे गिर गया है तो अब वो लास्ट में ही निकलेगा। पहले ऊपर ऊपर के जो हैं उसे निकाला जा रहा है, फिर फ्रेम कट करेंगे, रिमूव करेंगे, बाद में ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा। तब आसानी के साथ और सेफ्टी के साथ एक एक कर चैन पुली ब्लॉक के थ्रू सारे मटेरियल को रिमूव किया जाएगा। सो गाइज़, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ESP डिसमेंटलिंग वर्क से रिलेटेड। किस तरह से ESP इंटरनल का डिसमेंटलिंग वर्क होता है, ये मैंने आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तब मैं उस एंड पर खड़ा था, फील्ड नंबर 1B1 की तरफ, और अभी मैं खड़ा हूँ फील्ड नंबर 1B2 की तरफ। आने वाले 3-4 दिन में ये पूरा का पूरा जो एरिया देख रहे हो ये खाली हो जाएगा, मतलब कि 1B2 100% डिसमेंटल हो जाएगी। जो चीज़ें सही होंगी उसे हम लोग छोड़ देंगे, और जो ख़राब होंगी उसे निकाल दिया जाएगा। गाइज़, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।